हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले आप सभी को बोलना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और ये साल आप सभी का बहुत प्यारा जाए, बहुत ही अच्छे से जाए। अब मैं शुरू करती हूँ वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है लुओ के घर से। बाई, किंग, लुओ और साओ लुओ के घर पहुँच गए थे। ये लोग दरवाजे की बेल बजाते हैं तो सर्वेंट आकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सामने ही लुओ, साओ, बाई और किंग खड़े होते हैं। सर्वेंट लुओ को देख के बोलता है, लुओ बेटा आप कहाँ चली गई थी? आपके पापा आपको लेकर कितने टेंस हैं। सर्वेंट लुओ से ऐसा बोलता हुआ उन सभी को अंदर आने का इशारा कर रहा होता है। सभी अंदर आ रहे थे। वही सामने लुओ के पापा सोफे पर बैठे हुए थे। लुओ के पापा जैसे ही लुओ को देखते हैं सोफे से उठ जाते हैं, लुओ के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा बेटा तुम कहाँ चली गई थी? क्यों क्यों अपने पापा को छोड़कर चली गई थी? तुम्हारे पापा तुम पर थोड़ा चिल्लाए तो तुम अपने पापा को ऐसे छोड़कर चली गई? क्यों बेटा तुम अपने पापा से प्यार नहीं करती क्या? लुओ के पापा लुओ से ऐसा बोलते बोलते लुओ के फेस को अपने हाथों में पकड़ रखे थे। लुओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लुओ बोलती है, सॉरी पापा, मैं आपको छोड़कर चली गई थी, पर मैं साओ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं साओ के बिना नहीं रह सकती और जब आपने उस दिन मुझे ऐसे छोड़ने को कहा मैं कुछ समझ नहीं पाई। मुझे माफ़ कर देना पापा, पर मैं साओ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी साओ से दूर नहीं हो सकती। लुओ के पापा साओ की तरफ देखते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, यहाँ आओ बेटा। साओ पास आती है तो लुओ के पापा साओ के सर पर हाथ रखते हैं, मतलब हाथ को रफ करते हैं। बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं उस रोज़ ज़्यादा ही गुस्सा में आ गया था। मैं उस रोज़ तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर उस रोज़ जब मैंने तुम दोनों को वैसी हालत में देखा तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या रिएक्ट करूं और मैं तुम पर इतना गुस्सा कर बैठा। मुझे माफ़ कर देना बेटा। साओ ने अपने सर को झुका कर रखा था। साओ सर झुकाए ही बोलती हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए अंकल, आप मुझसे बड़े हैं। लुओ के पापा मुस्कुराते हैं। लुओ से बोलते हैं, बहुत प्यारी बच्ची तुम्हारी लाइफ में आई है लुओ बेटा। लुओ मुस्कुरा देती है। तभी किंग बोलता है, लो भाई, मुझे तो लगा था लुओ के पापा को मनाने के लिए उनके पैर छूने पड़ेंगे, पर यहाँ तो अंकल लुओ के साथ साथ मेरी साओ को भी एक्सेप्ट कर लिए। ये भाई किंग को किक मारता है और बोलता है, चुप करो तुम किंग, आउच जान। ये भाई बोलता है, चुप, एकदम चुप। लुओ के पापा किंग और ये भाई की तरफ देखते हैं, फिर साओ और लुओ की तरफ देखते हैं। लुओ बोलती हैं, ये किंग है पापा, साओ का बड़ा भाई। लुओ के पापा बोलते हैं, तो ये भाई के साथ क्या कर रहा है? लुओ बोलती है, वो बाई का पार्टनर है पापा। पापा बोलते हैं, अच्छा बाई, तो तुमने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया? बाई बोलता है, हाँ अंकल, अभी ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। रात हो चुकी थी, सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है वेन झाओ पर। वेन ने झाओ को सुला दिया था। अब वेन उसी खिड़की के पास खड़ा था जहाँ झाओ खड़ा था। वेन वही खड़ा होता है, चांद के पास देखता है, उस तारे को देख रहा था। अब वेन खुद से बोलता है, यान, आज मुझे पता चल रहा है कि आशु तुमसे कितना प्यार करता है। फिर वेन खुद के सीने पर हाथ रखता है और याद करता है जब वो नशे की हालत में कहीं जा रहा था
तो अचानक उसे किसी जीप ने टक्कर मारी थी। अचानक ही वेन की आंखों में अंधेरा छा गया था। फिर अब सीन शिफ्ट होता है। दूसरे दिन झऊ उठ जाता है, वेन भी उठ जाता है। ये दोनों डाइनिंग टेबल पर जाते हैं रेडी होकर। वहाँ झऊ जिन और मिस्टर जैन रहते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर वेन और झऊ जिन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और झऊ अकेला रहता है। मिस्टर जैन भी ऑफिस चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जिन भी बाहर चला जाता है किसी काम से। झऊ घर में अकेला ही रहता है। वही सर्वेंट घर को डस्टिंग कर रहे होते हैं। झऊ वही रहता है। फिर बोर हो जाता है तो बाहर गार्डन एरिया में जाता है। फिर वही घूम रहा होता है। झऊ वही घूमते घूमते यान और वेन के बारे में सोचता रहता है। अब झऊ वापस अपने रूम में चला जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है यान पर। यान वेन किसिंग के बारे में पता लगा रहा होता है। वेन है कौन और क्यों उसी ने उस दिन ऐसा कहा था। यान हर एक जगह उसी फ़ोन को लेकर जाता है जिस पे यान की पिक थी। यान उस पिक को दिखाकर सभी से पूछ रहा था कि क्या इसे कोई जानता है। अब अपने यान की नज़र में वो जो फ़ोटो है वो वेन किसिंग की है, पर असल में वो फ़ोटो तो यान की है। पर कोई भी उसे नहीं जानता था। अब यान वेन के बारे में जानकारी निकालते निकालते किसी पर्सन से टकरा जाता है। दोनों ही गिर जाते हैं। जब यान गिरता है तो उसके हाथों से फ़ोन सीधे ज़मीन पर उसी पर्सन के पास गिरता है जो यान से टकराया था। वो पर्सन गिरा था तो उठ ही रहा होता है। तभी वो फ़ोन को देखता है तो वो देखता है उस पर वेन का फ़ोटो था। वो पर्सन सीधे बोलता है वेन, और जल्दी से उस फ़ोन को अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है वेन की पिक तुम्हारे फ़ोन में क्या कर रही है? और ये इसमें ये कौन सी जगह है? ये वेन और मैं तो कभी यहाँ नहीं गए। क्या तुम वेन को जानते थे? क्या वेन ने कभी तुमसे बात की थी? जैसे ही वो पर्सन बोलता है कि क्या तुम वेन को जानते थे या वेन ने तुमसे कभी बात की थी, युआन बोलता है क्या मतलब है आपका? जानते थे से क्या मतलब है? मैं वेन को जानता था, नहीं जानता हूँ। वो पर्सन चौंक जाता है और बोलता है ये क्या मजाक कर रहे हो? वेन को जानते हैं पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो अंकल ने खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था। वो तो कब का मर चुका है। वेन मर चुका है। मैंने खुद वेन की लाश को अपनी आंखों के सामने देखा था। युआन जैसे ही ऐसा सुनता है और भी चौंक जाता है। युआन चौंकते हुए बोलता है क्या वेन किसिंग मर चुका है? तो जिशु के साथ कौन रहता है? वो कौन है? वो पर्सन बोलता है कौन जिशु? युआन बोलते हैं मेरा छोटा भाई। वो पिछले कुछ महीनों से उसी के साथ रह रहा है। वो खुद को वेन बताता है। पर तुम कह रहे हो वो मर चुका है, तो मेरा जिशु किसके साथ रह रहा है? आखिर सच्चाई है क्या? अब कहानी शिफ्ट होती है फई पर। फई किन के कब्र के पास आया होता है। फई ने किन के लिए एक वाइट रोज़ लाया था। फई वो रोज़ किन के कब्र पर रख देता है और उसी कब्र के पास बैठ जाता है। किन के कब्र की वो देख रहा होता है और बोलता है मुझे माफ़ कर देना किन, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें खोने के दर्द में इतना अंधा हो गया था कि मैंने सभी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खुद अपने हाथों से अपने सबसे अच्छे दोस्त यान की जान ले ली। जिसकी वजह से जिसकी कंपनी में तुम्हारी मौत हुई, मैंने उसे भी बर्बाद कर दिया। मैंने
मैंने मैंने खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। पर इन सब में मैंने ऊशी का इस्तेमाल किया और ऊशी आखिर में उस युआन से प्यार कर बैठा। मैंने ऊशी को युआन से दूर रहने के लिए झाओजिशु को तड़पाने की धमकी दी। फई की आंखों में आंसू थे। फई बोलता है थोड़ा सा हंसता हुआ, तुम्हें पता है ऊशी, मैंने तुम्हें खोने के दर्द में हर किसी को दर्द देना मैं चाहता था, जैसे मैंने तुम्हें खो दिया, जैसे मुझे मेरा प्यार ना मिल सका, ठीक वैसे ही युआन को भी उसका प्यार ना मिले। मैं युआन के साथ साथ उसके छोटे भाई झाओजिशु को भी तड़पाना चाहता था। मैं अच्छे से जानता था कि झाओ यान से प्यार करता है। मैंने उसका तो कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके एक ऐसी इंजेक्शन लगाई है जिससे वो धीरे धीरे अंदर अंदर मरता रहेगा। पर मैंने उसे तड़पाने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड यान की भी जान ले ली। अब फई अपनी जेब से एक छोटी सी कांच की शीशी निकालता है, उसे अपनी आंखों के सामने रखता है, उस शीशी को देख रहा होता है, फिर बोलता है किन तुम्हें पता है इस शीशी के अंदर क्या है? झाओ की जान। झाओ जो बार बार बीमार पड़ रहा है, ये उसका इलाज है। अगर मैं उसे ये दे दूँ तो वो जो बच जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उसे कभी भी ठीक नहीं होने दूँगा। मैं उस झाओ के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं उसे ऐसे अंदर से मारूं। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसको मैं इस तरीके से करूं। मैं एक मेडिसिन के ज़रिए कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था, पर मुझे करना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में वेन केसिंग आ गया। तुम सोच रहे होंगे ना, आखिर ये वेन केसिंग कौन है? वेन वो है जो हूबहू यान जैसा दिखता है, यहाँ तक कि उसके सीने में यान का दिल है। उसे यान का दिल मिला है और अब वो यान के जगह पर उसके घर पर रहता है। यहाँ तक कि वो यान के पापा मिस्टर जैन को पापा कहता है। यहाँ तक कि उसे भी झाओ से प्यार हो गया है। फई किन की कब्र के पास से उठ खड़ा होता है और चिल्ला के बोलता है, जैसे मुझे तुम नहीं मिले, ठीक वैसे ही मैं चाहता था उस झाओ को उसका प्यार ना मिले, उस युआन को उसका प्यार ना मिले। युआन तो अपने प्यार से दूर हो गया, अपने प्यार के लिए तड़प रहा है, पर झाओ के पास तो उसका प्यार है ना, वो खुश है ना। इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ उसके साथ। मैं उसे कभी खुश नहीं रहने नहीं दूँगा, कभी नहीं। युआन को खुश रहने का मैं कभी भी युआन को भी खुश नहीं रहने दूँगा, कभी झाओ को खुश नहीं रहने दूँगा। पर किन मुझे माफ़ कर देना। मैंने युआन को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ऊशी को भी हर्ट किया। मैं जानता हूँ जितना प्यार युआन ऊशी से करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार ऊशी युआन से करता है। पर मुझे माफ़ कर देना किन, मुझे माफ़ कर देना। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। 31 दिसंबर पर मिस्टर जैन के घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। न्यू ईयर मनाया जा रहा था, न्यू ईयर की पार्टी दी जा रही थी, बहुत लोग आ रहे थे। मिस्टर जैन ने होटल हॉल में ही एक माइक सेट रखा था, जिससे वो सभी को ग्रीट कर रहे थे। वेन भी रेडी हो रहा था और झाओ भी रेडी हो रहा था। वेन ने वाइट ड्रेस पहन रखी थी, प्रॉपर ही वाइट, और उसके हाथों में एक बहुत ही सुंदर सी वॉच थी, जो कि हाथों में एकदम प्यारी सी लग रही थी, इतनी एट्रैक्टिव लग रही थी कि झाओ भी अच्छे से झाओ ने भी अपना एक ब्लैक ड्रेस पहन के रखा हुआ था। अब हमें जिन को दिखाया जाता है, वो भी रेडी हो चुका था और हॉल में जाता है। वो भी रेडी हो चुका था और हॉल में चले जाता है।
झाओजिंग भी रेडी होकर आ गया होता है। सारे मेहमान वहाँ आ गए थे और मिस्टर जेन को ग्रीट कर रहे थे, न्यू ईयर विश कर रहे थे। अब मिस्टर जेन माइक के पास जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि उनके बेटे और उसका पार्टनर आ रहे हैं, प्लीज़ सभी उनको अपनी ब्लेसिंग्स दें। अब हमें दिखाया जाता है सीढ़ियों से वेनझाओ एक साथ उतर रहे होते हैं। वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही ऑसम था। अब झाओजिंग वेन को वाइट ड्रेस में देखता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। झाओजिंग तो वेन को देखा ही जा रहा था। अपने जिन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। जिन को भी झाओ ब्लैक ड्रेस में इतना अच्छा लग रहा था कि जिन के तो मुंह से पानी आने लगे थे। अब झाओजिंग और जिन एक साथ एक ही जगह पर खड़े थे। ये दोनों एक साथ में बोल पड़ते हैं, हाय क्या लग रहा है, जी करता है इसे जोर से बाहों में भर लूं। जिन और झाओजिंग ने एक साथ ही ऐसा कहा था। दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। जिन सीधे मेन गेट के पास जाता है और झाओजिंग सीधा मिस्टर जैन के पास जाता है। अब वेनझाओ आ जाते हैं, मिस्टर जैन को ग्रीट करते हैं। जिन जो गेट के पास गया था तो देखता है फई आ रहा है। जिन फई को अंदर ले आता है, उसे न्यू ईयर विश करता है। फई भी जिन को करता है। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। फई मिस्टर जैन से मिलकर उन्हें ग्रीट भी करता है और न्यू ईयर विश भी करता है। झाओ से भी मिलता है और वेन से भी मिलता है। अब हमें दिखाया जाता है गेट से 4 लोग और आ रहे होते हैं। अब सोचो कौन आ रहे हैं। अरे आप लोग मत सोचो, मैं बताती हूँ। अपने किंग, गेवाई, लुओ और साओ, जैसे ही ये चारों आते हैं मिस्टर जैन देख लेते हैं तो माइक से ही बाई को बुलाते हैं, बाई यहाँ आओ बेटे। बाई मुस्कुराता है और मिस्टर जैन के पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। मिस्टर जैन बाई को झाओ से मिलवाते हैं, बताते हैं कि झाओ वेन का पार्टनर है और बाई को वेन और यान के बारे में पता रहता है। फिर बाई किंग और लुओ साओ को बुलाता है। फिर मिस्टर जैन और झाओ वेन से मिलवाता है। किंग मिस्टर जैन से मिलकर उन्हें ग्रीट करता है और अपने उस दिन की हरकत के लिए माफ़ी मांगता है। मिस्टर जैन कोई बात नहीं बोलते हैं कि अब पार्टी चल ही रही होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। अब मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब आप सुनिए मेरी फेवरेट यूट्यूबर की वॉइस, जिसकी वॉइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए सुनते हैं। टाइम 11:50 हो रहा था। जाओ जिसु एक जगह पे खड़ा था, तभी उसके पास एक पर्सन आता है जिसने अपना पूरा चेहरा कवर्ड कर रखा था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा होता है। वो पर्सन जाओ जिसु को एक एम्बलप देता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ तो ये सोचता रह जाता है कि वो पर्सन कौन था और ये एम्बलप उसने क्यों दिया। अब हमें पार्टी वाली जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। बाई, किन, लुओ, साओ, मिस्टर जान सारे के सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। अपना किन झाओजिंग को देख के सोच रहा होता है कि कहीं तो देखा है मैंने इस पर्सन को, बट कहाँ देखा है। अभी वहाँ की घड़ी में अपना वैन केसिंग टाइम देखता है। अब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रहता है। अपना वैन केसिंग कहता है अपने पापा से 12 बजने ही वाला है, नया साल की शुरुआत होने ही वाली है। आंसू कहाँ पे है? मिस्टर जान कहते हैं यहीं कहीं होगा बेटा। अब वैन केसिंग अपने आंसू को आवाज़ देता है। वैन केसिंग कहता है आंसू तुम कहाँ पे हो? तभी अचानक से वैन केसिंग के गाल पे कोई थप्पड़ मार देता है। वैन केसिंग का हल्का चेहरा नीचे झुक जाता है। थप्पड़ की आवाज़ बहुत तेज थी। सारे के सारे वैन केसिंग की तरफ देखने लगते हैं और वैन केसिंग को जिसने थप्पड़ मारा था वो और कोई नहीं, वैन केसिंग का आंसू था। जाओ जिसु की आंखों में एक अलग सा ही इम्प्रेशन था। उसकी आंखें पूरी नम हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। उसकी हल्की रेड आंख
गुस्से से भरी हुई पर दर्द से भी भरी हुई। वैन को जिस गाल पे थप्पड़ पड़ी थी, वैन ने उस गाल पे अपना हाथ रख लिया होता है। सब हैरान रहते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से अपना फई भी आ जाता है। फई भी हैरान रहता है कि जाओ जिसू ने वैन केजिंग को थप्पड़ मारा। सब सोच रहे होते हैं कि जाओ ने वैन को थप्पड़ क्यों मारा आखिरकार। तभी अपना जाओ जिसू उसी एम्बुलेंस से थोड़े बहुत पेपर और फोटो निकाल के अपने वैन केजिंग के मुंह पे मार देता है। वैन केजिंग के मुंह से वो पेपर लग के जमीन पे गिर जाते हैं। अब वो जो पेपर्स और फोटो रहते हैं ना, वो मिस्टर जान उठा लेते हैं। जान उस पेपर और फोटो को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। फई उन पेपर और फोटो को देखता है और वो बहुत ही हैरान रहता है। मिस्टर जान गुस्से में वैन केजिंग को कहते हैं, वैन केजिंग। तो तभी गेट पर भी युआन आ जाता है, उसी पर्सन के साथ जिससे वो टकराया था। युआन जोर से चिल्लाता है, जिशु उस वैन केजिंग से दूर रहना। झाऊ और वेन एक साथ गेट की तरफ देखते रहते हैं और बाकी सब भी देखते हैं। वेन जैसे ही युआन के साथ उस पर्सन को देखता है तो धीरे से बोलता है, लो। अब सीन शिफ्ट होता है एक अलग जगह पर। हमें एक घर दिखाया जाता है। एक हॉल रहता है। उस हॉल में एक सोफ़ा रखा होता है। उस सोफ़े पर एक औरत बैठी होती है जिसके गोद पर एक लड़का अपना फेस रख कर रो रहा होता है और बहुत ही रोता रहता है। अब वो औरत बोलती है, बस करो उशी बेटा, कब तक ऐसे रोते रहोगे? तुम सच क्यों नहीं बता देते युआन और झाऊ को? उशी रोता हुआ बोलता है, नहीं माँ, मैं नहीं बता सकता। मेरे एक गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया माँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया माँ। और रोता ही रहता है। हाय, आज तो झटका लगा होगा ना, बहुत बड़ा झटका लगा होगा। इस बात से नहीं कि मेरे फैन फिक्शन में क्या चल रहा है, लेकिन इस बात से ज़रूर कि मेरी फेवरेट वेंझऊ वर्ल्ड की वॉइस आप लोग को मेरे वीडियो में सुनने को मिल गई। हाय, मैं क्या बोलूँ, इतनी प्यारी है ना। इन्होंने इतनी मेरी मदद की है और सच बोलूँ तो आज के दिन इन्होंने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। मेरे लिए वो सबक बहुत ज़रूरी था जो कि उन्होंने दे दिया। और मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा सबक था मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए पागल थी उन्होंने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाल दिया। 5 मिनट में मेरे को डांट के, मेरे पे चिल्ला के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, ढीठ होते हैं, जो कि प्यार से नहीं सुनते, तो किसी को सुना के सिखाया जाता है। तो भले ही मेरे पे चिल्लाया गया, लेकिन मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि अब मैं उस चीज़ से बाहर निकल गई हूँ। तो एकदम बड़ा वाला थैंक यू है, मेरे दिल से थैंक यू। और आप कुछ और सुनना चाहोगे आप मेरी फेवरेट वेंझऊ वर्ल्ड की वॉइस में? तो चलो सुना ही देती हूँ मैं। अब चलो सुनिए। हैप्पी न्यू ईयर गाइस एंड थैंक यू जाओ जिसू मुझे न्यू ईयर के पार्टी में बुलाने के लिए, बट बहुत गलत किया मेरे से थप्पड़ वाला सीन रिकॉर्ड करवाने के लिए, बट कोई बात नहीं, चलता है। गाइस मेरे फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इनकी एफएफ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और वेटेड फॉर हिम तो मेरा फेवरेट है, उसके लिए मैं हमेशा वेट करती हूँ। तो इनके चैनल को फॉलो कर लीजिए। और कोई मुझे नहीं जानता तो मैं बता देती हूँ, मैं आपकी प्यारी वेंझू वर्ल्ड हूँ, आपकी प्यारी बड़बोली दीदी। तो प्लीज़ इस बड़बोली दीदी के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इनका जब भी एफएफ आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मेरा सफ़र तो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर, जय वेंझू। ओह, थैंक यू सो मच वेंझऊ वर्ल्ड, आपने मेरे लिए इतना किया। और हाँ दोस्तों, ये मेरी फेवरेट वेंझऊ वर्ल्ड थी, जिनका नाम मैं इतनी बार चिल्लाते रहती थी। पहले चिल्लाती थी, फिर इन्होंने मुझे बीच में कह दिया था ना कि मैं इनकी इतनी तारीफ़ ना करूँ, जो मैं इनकी ये जो भी मेरे लिए इतनी मेहनत करती है तो किसी को ना बताऊँ, इसलिए मैं किसी को नहीं बता रही थी। लेकिन सच में ये ना मेरी बहुत मदद करती है, और इसलिए प्लीज़, इन्होंने अभी कहा ना कि आप लोग सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड जाने से पहले जय वेंझऊ लिख कर जाइएगा।